हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े थे, जिसमें 3 नियम मैंने आपको बताया था। पुनः इसके पश्चात उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना मैंने पढ़ा दिया था, जिसमें 6 स्थितियां थीं। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती थी, अनंत और 2f1 के बीच स्थित होती थी, 2f1 पर 2f1 तथा f1 के बीच, f1 पर तथा f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो उत्तल लेंस में 6 स्थितियों को मैंने पढ़ाया था। आज की हम लोगों की टॉपिक होगी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो, यानी कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका आकार क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों, जैसे कि आपने दर्पण पढ़ा, लेंस पढ़ा, तो इसमें आपने देखा कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, बड़ा होता है, छोटा होता है। ये आप तब तक नहीं बता पाते हैं जब तक आप प्रतिबिंब को बनाते नहीं हैं। तो पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, फिगर की सहायता से समझते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। हमने आपको बताया है कि वस्तु अनंत पर स्थित होती है, तो ये भी हम लोग जानते हैं, दर्पण में भी पढ़े हैं, उत्तल लेंस में भी हमने पढ़ लिया है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह परस्पर एक दूसरे की समांतर होती हैं। वस्तु से आने वाली, जरूरी नहीं है ये कहा जाए कि मुख्य अक्ष के समांतर होते हैं, वो मुख्य अक्ष की समांतर आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं, लेकिन जो भी किरणें आएंगी वो एक दूसरे की समांतर जरूर होंगी। तो ये हो गया लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस, ये प्रथम फोकस, और ये हम लोग जानते हैं 2f2 यानी कि फोकस दूरी का 2 गुना, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। तो ये प्रकाश की किरण आ रही है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो प्रकाश की किरण ऐसे चली जाती है। तो एक प्रकाश की किरण से तो इमेज या प्रतिबिंब बनने वाला है नहीं, इसके लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश की किरणें चाहिए। तो एक मैं और ले लेता हूं जो मुख्य अक्ष के समांतर है। ये भी प्रकाश की किरण तो हमें मुख्य अक्ष के फोकस से आती हुई ही प्रतीत होगी, क्योंकि ये भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही आई है। अब देख रहा हूं कि ये जो दोनों अपवर्तित किरणें हैं एक दूसरे को कहाँ काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, मुख्य फोकस या लेंस के द्वितीय फोकस पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसलिए ये जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा ये आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो आभासी भी हो गया, सीधा भी हो गया। अब इसकी साइज देखते हैं। जो इसकी साइज है इसे आप कह सकते हैं यह बिंदु के आकार का है या बहुत छोटा है। पुनः सारी बात आप मिलाएंगे तो क्या कहेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, जो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बहुत छोटा या बिंदु के आकार का होता है। ओके, तो ये हम लोगों की पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, कहा जाता है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र C के बीच स्थित हो। उसका भी कारण है कि अब आप वस्तु को कहीं भी दिखाएंगे, इसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा हमेशा मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच होगा। आप कहीं भी इमेज वस्तु को रखेंगे, यहाँ रखिए, 2f2 पर रखिए, दोनों के बीच रखिए, f2 पर रखिए, आप कहीं भी रखेंगे हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, f2 और C के बीच बनता है। इसीलिए सिर्फ एक कंडीशन पढ़ी जाती है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, तो इसमें भी हम लोग पहले फिगर ही ड्रॉ करेंगे। ये हो गया लेंस का प्रकाशिक केंद्र C,
ये हो गया लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस f2, और ये मैंने वस्तु को रख दिया। नियम लगाते हैं प्रतिबिंब बनाने का। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे प्रकाश की किरण आई और ऐसे वापस चली गई। दूसरा, प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। क्या कहेंगे? दूसरा नियम हम लोग इसमें लगाएंगे कि प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच काटती है, जहां वस्तु का आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, अपवर्तन के पश्चात लग रहा है कि ये मुख्य फोकस से आ रही है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी प्रकाश की किरण दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र से होते हुए बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को मुख्य फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच काट रही हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, जो आभासी है, सीधा है और वस्तु से छोटा है। तो ये दूसरा फिगर है। फिर से एक बार सुन लेते हैं क्या कहेंगे। जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशी केंद्र के बीच स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच बनता है, जो आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लेंस की फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोग दर्पण में भी ये फार्मूला पढ़े हैं। नहीं कहेंगे, लेकिन ये संबंध हम लोग दर्पण में भी पढ़े हैं। दर्पण में भी कहा गया था कि दर्पण की फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध। तो वहां पर भी दर्पण के लिए पढ़े थे। दर्पण दो प्रकार का होता था, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। दोनों दर्पणों में पढ़ते थे। यहाँ भी लेंस में पढ़ रहे हैं तो लेंस भी दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस में भी पढ़ेंगे और अवतल लेंस में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए। नंबर 1 होगा ये। तो जैसे हम दर्पण में पढ़ते थे तो दर्पण में फिगर बनाते थे, वैसे ही लेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो लेंस में भी फिगर बनाएंगे, तभी हम इसे प्रूफ कर पाएंगे। लेंस का प्रकाशी केंद्र C, प्रथम फोकस f1, द्वितीय फोकस 2f1, प्रथम फोकस, प्रतिबिंब हो गया A डैश B डैश, और इसका भी मैं नाम रख दे रहा हूं CD। तो मैं पुनः एक बार आपको फिगर के विषय में बता देता हूं। ये एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का ये मुख्य अक्ष और ये प्रकाशी केंद्र C। लेंस का ये प्रथम फोकस दूरी का 2 गुना 2f1। इधर लेंस का मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस f2 और ये द्वितीय फोकस का 2 गुना 2f2। वस्तु जो है 2f1 पर रखी है, यानी कि लेंस के प्रकाशी केंद्र से वस्तु की जो दूरी है वह u है। जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी लेंस के प्रकाशी केंद्र से v है।
और ये लेंस का मुख्य फोकस है, तो इनके बीच की जो दूरी हो गई वो फोकस दूरी f हो गई। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, जैसे दर्पण में त्रिभुज की समरूपता को दिखाए थे, त्रिभुज समरूप होता है भुजाओं का अनुपात किया था, सेम वैसे यहाँ भी त्रिभुज को समरूप बताएंगे और उनके अनुपात को निकालेंगे। तो जरा देखा जाए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी ये समरूप हैं, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। तो जब ये समरूप है तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी अपान ए डैश सी। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। सो इसी प्रकार से ज़रा देखा जाए, एक त्रिभुज है सी डी एफ टू और दूसरा वाला ए डैश बी डैश एफ टू, ये भी समरूप हैं। आप लिखेंगे सी डी एफ टू तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू समरूप है। अगर ये भी समरूप है तो क्या लिखा जा सकता है, सी डी अपान ए डैश बी डैश, सी डी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ टू अपान ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। लेकिन अगर चित्र में देखा जाए तो जो यह सी डी है वह ए बी के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं परंतु सी डी बराबर ए बी। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या लिखा जा सकता है, सी डी के स्थान पे जब आप ए बी लिखेंगे तो ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ टू अपान ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 3 से ज़रा देखा जाए, समीकरण 1 व 3 से क्या देखने के लिए मिलेगा, समीकरण 1 में आप देखेंगे जो बायां पक्ष है ए बी अपान ए डैश बी डैश, समीकरण 3 में देखेंगे बायां पक्ष ए बी अपान ए डैश बी डैश। अगर बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 3 से हम लोग लिख सकते हैं ए सी अपान ए डैश सी इक्वल टू सी एफ टू अपान ए डैश एफ टू। देखिए जैसे हम लोग दर्पण में जानते थे कि दर्पण में सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, वैसे ही लेंस में भी सारी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। तो इसमें सभी दूरियों को हमें प्रकाशिक केंद्र से मापने वाले क्रम में बदलना पड़ेगा या परिवर्तित करना पड़ेगा। तो ए सी इसमें ऑलरेडी प्रकाशिक केंद्र शामिल है, इसे हमें नहीं बदलना है। ए डैश सी इसमें भी प्रकाशिक केंद्र है, सी एफ टू इसमें भी प्रकाशिक केंद्र शामिल है। सो इन तीनों दूरियों को हमें नहीं बदलना पड़ेगा। ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू एक ऐसी डिस्टेंस है कि जिसमें प्रकाशिक केंद्र शामिल नहीं है, इसीलिए हमें इसे प्रकाशिक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो इसे लिखा जा सकता है ए सी अपान ए डैश सी इक्वल टू सी एफ टू अपान ए डैश एफ टू को हम लोग लिख सकते हैं सी ए डैश माइनस सी एफ टू। जरा देखा जाए, सी ए डैश डिस्टेंस में से सी एफ टू को माइनस कर दूंगा तो यही डिस्टेंस बचेगी और इसी को मुझे बदलना था। अब जरा देखा जाए, ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए से लेकर के सी तक क्या है, यू है, लेंस के बाईं तरफ है, माइनस होगा तो माइनस यू अपान ए डैश सी,
ए डैश सी प्रतिबिंब की दूरी है, क्या है भी, दाहिनी तरफ है प्लस होगा माइनस यू अपान भी इक्वल टू सी एफ टू फोकस दूरी, एफ दाहिनी तरफ है तो पॉजिटिव, सी ए डैश पुनः प्रतिबिंब की दूरी, भी माइनस सी एफ टू के लिए पुनः फोकस दूरी एफ। अब इसमें आप करिए क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, माइनस यू इंटू भी माइनस एफ इक्वल टू, भी का मल्टीप्लाई आप एफ में करेंगे तो एफ भी, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, माइनस यू भी माइनस माइनस प्लस यू एफ इक्वल टू एफ भी। माइनस यू एफ को दाहिनी तरफ ले चलते हैं और एफ भी को बाईं तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा यू भी, तो यू भी इक्वल टू, ये दाहिनी तरफ गया है और ये इधर आया है, ये ऑलरेडी अपने स्थान पर है, तो यू एफ माइनस एफ भी, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग दे दीजिए। दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर जब आप दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देंगे तो ये हो जाएगा यू भी अपॉन यू भी एफ इक्वल टू यू एफ अपॉन यू भी एफ माइनस एफ भी अपॉन यू भी एफ, यहाँ से यू भी से कैंसिल होगा, 1 अपॉन एफ इक्वल टू यू एफ से कैंसिल होगा, 1 अपॉन भी माइनस एफ भी से कैंसिल होगा, 1 अपॉन क्यू। तो हम लोगों को फार्मूला मिल गया 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू, जहाँ पर एफ लेंस की फोकस दूरी हो गई, भी प्रतिबिंब की दूरी हो गई और यू वस्तु की दूरी हो गई। यही हम लोगों का टॉपिक था कि फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब की दूरी भी में संबंध। तो ये फार्मूला हो गया उत्तल लेंस के लिए। क्लियर, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि दर्पण में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वही एक ही फार्मूला था जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए भी था, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए भी था और अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए भी था। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लेंस की फोकस दूरी हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो जो फार्मूला उत्तल लेंस के लिए आता है वही फार्मूला अवतल लेंस के लिए भी आता है। तो ये उत्तल लेंस के लिए हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस की फोकस दूरी के ये सी है तो इसे मैं डी कह देता हूं। चलिए, वस्तु की दूरी है तो इसे हम लोग U से दिखाएंगे। ये फोकस दूरी है तो इसे हम लोग स्मॉल f से दिखाएंगे। और ये प्रतिबिंब की दूरी है तो इसे त्रिभुज को समरूप, भुजाओं का अनुपात, बाकी सारा काम किए थे सेम वैसे ही इसमें भी हम लोगों को वही काम करना। त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे और आगे उसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। त्रिभुज ए बी सी
तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। अगर समरूप हैं तो लिखा जा सकता है ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी अपान ए डैश सी। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। ये तो मान लीजिए हो गया ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। अगर दूसरा त्रिभुज देखा जाए तो सी डी एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू। त्रिभुज सी डी एफ टू, सी डी एफ टू तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू, ए डैश बी डैश एफ टू समरूप है, समरूप है। अगर ये समरूप है तो इसको भी लिखा जा सकता है सी डी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ टू अपान ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। अगर हम लोग फिगर में देखें तो जो सी डी है वह ए बी के बराबर है, तो आप लिखेंगे परंतु सी डी ये बराबर है ए बी के। तो समीकरण 2 से सी डी के स्थान पे जब हम लोग ए बी लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ टू अपान ए डैश एफ टू। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3। जरा समीकरण 1 और 3 को देखा जाए, दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से लिखा जा सकता है ए सी अपान ए डैश सी इक्वल टू सी एफ टू अपान ए डैश एफ टू। मैंने भी आपको बताया कि लेंस में सारी दूरी प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, तो इसमें भी प्रकाशिक केंद्र, इसमें भी प्रकाशिक केंद्र और यहाँ भी प्रकाशिक केंद्र है। सिर्फ यही एक है जिसमें प्रकाशिक केंद्र शामिल नहीं है, तो इसे भी हम लोग प्रकाशिक केंद्र से संबंधित रूप में लिखते हैं। यानी कि लिखा जा सकता है इसे ए सी अपान ए डैश सी इक्वल टू सी एफ टू अपान ए डैश एफ टू को ज़रा देखिएगा, यही डिस्टेंस है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी एफ टू माइनस सी ए डैश, सी एफ टू माइनस सी ए डैश। अब सबकी हम वैल्यू लिख देते हैं। ज़रा देखिए ए सी क्या है, ए से लेकर के सी तक की डिस्टेंस यू है, बाईं तरफ है इसीलिए माइनस यू। ए डैश सी प्रतिबिंब की दूरी है भी, बाईं तरफ है माइनस भी, इक्वल टू सी एफ टू फोकस दूरी है बाईं तरफ माइनस एफ अपान फिर से सी एफ टू माइनस एफ, ये माइनस सी ए डैश बाईं तरफ है और प्रतिबिंब की दूरी भी, तो माइनस भी, ये माइनस यू अपान माइनस भी, इसको हम लोग लिख सकते हैं यू अपान भी इक्वल टू माइनस एफ अपान माइनस एफ माइनस माइनस प्लस भी। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यू का गुणा माइनस एफ प्लस भी में, माइनस एफ प्लस भी इक्वल टू भी का गुणा माइनस एफ में, तो माइनस एफ भी। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस यू एफ, यू का गुणा माइनस एफ में करेंगे तो माइनस यू एफ, यू का गुणा प्लस भी में करेंगे तो प्लस यू भी इक्वल टू माइनस एफ भी। यू भी यहाँ पर पॉजिटिव में है, इसको यहीं रहने दीजिए, ये हो जाएगा यू भी इक्वल टू माइनस एफ भी, और ये माइनस यू एफ आगे जाएगा तो प्लस यू एफ हो जाएगा,
तो यू एफ माइनस एफ भी, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, जब आप दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देंगे, ये हो जाएगा यू भी अपान यू भी एफ इक्वल टू यू एफ अपान यू भी एफ माइनस एफ भी अपान यू भी एफ। यू भी से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपान एफ इक्वल टू यू एफ से कैंसिल होगा, 1 अपान भी माइनस एफ भी से कैंसिल होगा, माइनस 1 अपान क्यू। तो यही फार्मूला प्राप्त होता है। एफ लेंस की फोकस दूरी, भी प्रतिबिंब की दूरी और यू वस्तु की दूरी। यही फार्मूला भी हम लोग उत्तल लेंस के लिए भी सिद्ध किए और यही फार्मूला भी अवतल लेंस के लिए भी। तो दोनों लेंसों के लिए फार्मूला एक ही होता है, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू। जैसे दोनों दर्पणों के लिए होता है वैसे ही दोनों लेंसों के लिए होता है। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।